चले वेलकम स्टूडेंट्स। आज बीएसटी का सबसे पहला चैप्टर हमारे सामने है जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जो बीएसटी का सबसे पहला चैप्टर हमारे सामने जो मैनेजमेंट वर्ड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ये हम लोग एक केस स्टोरी से समझेंगे यहाँ पे। और ये केस स्टोरी भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी नहीं बोलेंगे बट लार्जेस्ट में से एक कंपनी टाटा के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो कि जिसके बारे में आप लोग सब लोग परिचित होंगे। चाहे आपके घर में नमक आए, चाहे आपके घर में कार आए, मतलब पिन से लेके आप एरोप्लेन तक जो एक कहावत कही जाती है, अगर आप वो चीज देखें तो टाटा हर एक चीज वो बनाती है। तो इसी केस स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे कि भाई ये मैनेजमेंट टाटा में किस प्रकार से होता है, और इस चैप्टर के प्रीफेस को भी हम समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले टाटा का स्थापना कब हुआ। तो देखिए जब भारत में, इंडिया में जब स्टील की आवश्यकता थी तो टाटा के फाउंडर जमशेदजी नूसरवानजी टाटा, जिन्होंने जमशेदपुर में जाकर के टाटा स्टील प्लांट को ओपन किया, तो वही जमशेदजी नूसरवानजी टाटा जो कि बहुत बड़े शख्सियत रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पे लिखी हुई है कि फाउंडेड इन 1868 बाय जमशेदजी नूसरवानजी टाटा। ये एक ग्लोबल बिजनेस बन चुका है 1868 के बाद से, जिसका बिजनेस तकरीबन 100 देशों से अधिक में फैला हुआ है। और ये 100 देशों को मिलाकर के तकरीबन 5 कंटिनेंट्स में ये टाटा का जो बिजनेस है वो फैला हुआ है अलग अलग सेक्टर्स में। लेकिन आखिर ये टाटा को ये कौन सी चीज है जो इतनी बड़ी बना गई? आखिर नूसरवान जी का क्या ऐसा आप कह सकते हैं कि लीडरशिप स्किल था जो इतनी बड़ी कंपनी टाटा को उन्होंने क्रिएट किया? तो देखिए क्या लिखा है, हिज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वैल्यूज एंड स्पिरिट ऑफ मोटिवेशन एंड इनोवेशन, जो कि टाटा को इतनी बड़ी कंपनी बना गई। उन्होंने अपने जीवन में 4 गोल अपनाया। ही हैड 4 गोल्स इन लाइफ, मतलब उन्होंने अपने जीवन में 4 उद्देश्य लिया। सबसे पहले जो चीज भारत को आवश्यकता थी, मतलब भारत, हमें पता था एक आजादी के पहले देश अच्छी थी, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ा। तो भारत में सबसे पहले जरूरत क्या थी? आयरन एंड स्टील कंपनी की। तो आयरन एंड स्टील कंपनी जो है टाटा, नूसरवान जी टाटा ने सबसे पहले स्थापित किया। दूसरा उनका जो गोल क्या था, ये एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बने, मतलब क्या, जहां पे वर्ल्ड क्लास पढ़ाई हो। इसके अलावा तीसरा गोल, एक ऐसा होटल जो पूरे विश्व में अलग हो, जहां की फैसिलिटीज अलग हो, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एक प्लांट। तो उनका 4 उद्देश्य था। आगे देखते हैं कि चारों उद्देश्य वो पूरा कर पाए अपने जीवन काल में या नहीं। लेकिन यहां पे एक बात हमें देखने को मिलेगा कि उन्होंने अपने जीवन काल में मात्र एक होटल को ही एक लाइव रूप से वो स्थापित कर पाए, और जो स्थापित कर पाए वो देखिए, जिसको आज हम लोग सब लोग जानते हैं, ताज होटल, जो कि मुंबई में स्थित है। और ये होटल जो है 1903 में तकरीबन 11 बिलियन जो मतलब आज के प्राइस से अगर देखा जाए तो ये 2015 के प्राइस है, जिसका कि कॉस्टिंग पड़ता है। तो आप देखें कि ये मात्र एक भारत में ऐसा होटल था जहां पे बिजली की सुविधा थी, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा थी। तो ये अपने आप में एक यूनिक फीचर है, और जो भी स्टूडेंट्स या जो भी लोग मुंबई जाते हैं तो ये एक बहुत ही आकर्षक दृश्य है इस होटल का। तो उनका सबसे बड़ा जो फंडामेंटल चीज था वो क्या था, देखिए समझेंगे। ही बिलीव दैट सेटिस्फाइड वर्कर्स क्रिएट सेटिस्फाइड वर्कर्स। मतलब क्या? मतलब ये कि सेटिस्फाइड वर्कर्स ही सेटिस्फाइड वर्कर्स को बनाते हैं। आखिर देखिए ये इन्होंने क्यों बोला, यहां पे समझेंगे। ये क्यों बोला इन्होंने कि सेटिस्फाइड वर्कर्स क्रिएट सेटिस्फाइड वर्कर्स? क्यों? देखिए उन्होंने इस चीज को पहले ही समझ लिया था कि अगर वर्कर्स आपके यहां काम कर रहे हैं तो उन्हें अपने काम करने के जीवन काल के बाद उनको अपने जीवन यापन करने के लिए ग्रेच्युटी चाहिए, पीएफ चाहिए, प्रोविडेंट फंड चाहिए, जो कि उनको आगे के लाइफ में मदद करेगा जब वो काम नहीं करेंगे। और ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट हम आज के डेट में देखते हैं कि जो भी लोग काम करते हैं फॉर्मल सेक्टर में, उनको पीएफ और ग्रेच्युटी दिया जाता है ताकि वो आगे के जीवन में को अपने वर्क लाइफ के बाद उसको आसानी से जी सके।
तो क्या है, एक बात समझेंगे, ये चीज उन्होंने उस समय ही अपने कंपनी में मैंडेटरी कर दिया था। क्या मैंडेटरी कर दिया था कि भाई सारे वर्कर्स को पीएफ ग्रेच्युटी मिलेगा उस समय में, समझ आइए। सो हिज मैनेजमेंट स्किल्स वेर क्लियरली एविडेंट, और ये चीजें हमें उनमें दिखती थी कि उनको मतलब उन्होंने जो जमशेदपुर सिटी बनाया वो बहुत ही प्लानिंग करके बनाया। आप कभी जाएंगे तो बहुत ही सुंदर शहर है, और उनकी जो है उनका जो प्लानिंग का झलक है वो सिटी में आपको दिखता है। और उनका जो कंपनी के प्रति वैल्यूज और प्रिंसिपल्स है वो भी टाटा कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है, जो आज भी कंपनी मानती है। सो देखिए, स्टील से ऑटोमोबाइल तक, और ना जाने टीसीएस टेक्नोलॉजी, टाटा ग्रुप की तकरीबन 29 पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टीसीएस सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा ब्रिवरेजेस, पता नहीं टाइटन कम्युनिकेशन, मतलब बहुत सारी चीजें, जिसका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखा जाए तो ये कितना है, तकरीबन 1.351 बिलियन, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और एक फैक्ट आपको और पता होना चाहिए कि मात्र एक टाटा ही ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ज्यादा क्या करती है, बहुत ज्यादा डोनेशंस करती है, सीएसआर करती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है, मतलब कि लोगों के भलाई के लिए वो अपने फंड में से, अपने प्रॉफिट में से पैसा खर्च करती है। सो देखिए आगे क्या है, आगे समझेंगे हम लोग। टाटा हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहां पे ये बात लिखा हुआ भी है, लोगों की भलाई कैसे की जाए, किस प्रकार से उनका इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़े, आर्थिक जीवन कैसे बेहतर हो। तो जहां जहां टाटा जाएगी वहां एम्प्लॉयमेंट आएगा, वहां स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, वहां के इन्वायरमेंट को भी वो ध्यान रखती है, किसी प्रकार का वहां पे डिफॉरेस्टेशन नहीं किया जाए या पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, और सोशल बेनिफिट्स मतलब समाज को कैसे भलाई हो, इस पे भी वो बहुत ज्यादा ध्यान में रखती है। तो भारत के प्रोग्रेस के साथ टाटा आगे बढ़ी, और इसके साथ ही देखिए जिस प्रकार से भारत प्रोग्रेस किया, टाटा का भी प्रोग्रेस आपको देखने को मिला, क्योंकि भारत के वो नीड को समझती थी, और जो कंपनी नीड के हिसाब से चलती है वो बड़ी कंपनी बनती है। सो टाटा स्टील थाईलैंड, जो कि तकरीबन वन ऑफ द फर्स्ट 30 कंपनी जो कि यूनिसेफ में अपना एक आप कह सकते हैं चिल्ड्रन फ्रेंडली बिजनेस, जहां पर उन्होंने डोनेशन भी किया और बताया कि बच्चों के अधिकारों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। इसके अलावा वो और भी बहुत सारा सीएसआर करती है, जैसे कि इन्वायरमेंट में, एजुकेशन में, जो लोग काम कर रहे हैं उनको बेहतर सुविधा कैसे मिले, जॉब क्रिएट करने में सॉरी, स्मॉल बिजनेस को हेल्प करने में, है ना, ये सारी चीजें जो है वो टाटा करती है। सो दे ऑल्सो प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन क्लाइमेट चेंज या फिर एनर्जी एफिशिएंट में। तो ये सारी चीजें आप देखते हैं टाटा को एक ट्रांसपेरेंट कंपनी और एक ट्रस्टवर्दी कंपनी बनाती है, जो कि बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करती है। लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा जो वर्ड लिखा हुआ है लास्ट लाइन में देखेंगे, यहां पे क्या लिखा हुआ है देखिएगा, कि बिल्डिंग सच अ ह्यूज एंटरप्राइज सस्टेनिंग, मतलब लगातार चलाना और प्रॉफिट के साथ चलाना, वो भी अफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेजमेंट के द्वारा, और कोऑर्डिनेशन, ये तीनों वर्ड का मतलब समझेंगे। अफेक्टिव मतलब क्या, मतलब आप सही समझिएगा बात को, सेट टाइम पे, जो टाइम निर्धारित था उस समय पे काम को कंप्लीट कर देना। एफिशिएंट मतलब लो कॉस्ट पे, ऑप्टिमम कॉस्ट पे काम करना, और जितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, सीईओ है, सीएफओ है, मतलब तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपने में कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल मिलाकर के ये सारी कंपनीज चलती है। तो हमने पूरे इस केस स्टोरी में क्या सीखा कि टाटा मैनेजमेंट किस प्रकार से चलाती है। इसमें दो तीन वर्ड काफी कॉमन आया, मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। तो देखिए मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट गेटिंग वर्क फ्रॉम पीपल, मतलब क्या, लोगों से काम लेना सही समय पे और ऑप्टिमम कॉस्ट पे, है ना, ताकि प्लान्ड वे में सही समय पे काम कंप्लीट हो सके और लो कॉस्ट पे काम कंप्लीट हो सके। और इसी को हम लोग पूरे चैप्टर में देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार से हम कोऑर्डिनेशन के हिसाब से एफिशिएंटली अगर कंपनी चलानी हो तो कैसे आप चला सकते हैं। तो कह सकते हैं क्लास 12 का बीएसटी आपके लिए एक मिनी एमबीए की तरह है।
तो मतलब ये कि आपको टाटा के मैनेजमेंट का बेसिस लेके पूरा चैप्टर पढ़ना है और हम आगे के क्लासेस में आपको बताएंगे एक एक करके कि मैनेजमेंट का क्या नेचर है, क्या कंसेप्ट है, कितने लेवल्स हैं और टाटा जैसी और सारी कंपनीज किस प्रकार से काम करती हैं। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।